पॉलिटिकल पार्टीज देख ली, इलेक्शन का प्रोसीजर, इलेक्शन कैसा होता है, इलेक्शन लॉज थोड़े बहुत हमने वो भी देख लिए हैं, और पार्टीज की बात कर ली हमने, इलेक्शन लॉज की बात कर ली, वोटिंग बिहेवियर की बात कर ली। आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इलेक्शन शुरुआत हमारी हुई ठीक है, लेकिन क्या इलेक्शन जैसा हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया था, जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट में जो शुरू में डाल दिया गया, क्या वो सारी वही प्रोविजन रहे या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं ना? तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा जो चेंजेस वगैरह हुए हैं, क्या हुआ है इलेक्टोरल रिफॉर्म में, उसके बारे में वी विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं, क्या चीज़ हुई है, और उसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, और आप लोगों को आवाज़ भी आ रही है तो बस ठीक है, पढ़ सकते हैं आज। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है आपका, इसमें से जो पॉइंट्स मैं हाईलाइट और अंडरलाइन कराऊंगा उनको बहुत फोकस के साथ आप याद भी रखेंगे, क्योंकि उनमें से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखने के लिए उसमें मेंस में भी आपको उसमें से कुछ फैक्ट्स डालने पड़ सकते हैं, और साथ साथ में आपको जो है प्री के अंदर भी उससे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से अमेंडमेंट में क्या चीज़ हुई है, नया क्या ऐड हुआ है। तो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इससे क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। तो इलेक्शन लॉज के बाद में इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म को हम जो है किन सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उसको जरा देखेंगे। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है, देखिए वैसे तो जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ठीक है, ये हमारा मतलब शुरू से ही होता रहा है, लेकिन हम इसको 1996 से लेकर हम लोग इस रिफॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं, और 1996 से बिफोर और 1996 में, 1996 के बाद और 2010 के बाद क्या क्या रिफॉर्म हुए उसकी बात होती है। तो बहुत सारी कमिटीज, देखिए हमारे इलेक्शन के लिए, जैसे इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ, मैंने आपको ये भी बात बता रखी है ऑलरेडी कि जब भी कोई गवर्नमेंट को कोई काम करना होता है तो कमिटी ही बना के करती है, बिना कमिटी से बनाए वो कोई काम करती नहीं है, ये बात आप सबको क्लियर है। तो कमिटी जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज बनाई गई, और आपको मैं बताऊं कि आप लोगों को कुछ कमिटीज जो मैं नाम बता रहा हूं उनको याद रखिएगा, उससे सिर्फ क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस के अंदर और आईएएस में, सिर्फ ये पूछा हुआ है कि ये कमिटी, जैसे क्या हुआ कि 2-3 कमिटीज उन्होंने डाल दी कि ये कमिटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से कौन सी कमिटी रिलेटेड है। अब उसमें उन्होंने बलवंत राय मेहता डाल दिया, अशोक मेहता डाल दिया, और उसके अलावा तारकुंडे डाल दिया। ठीक है, तो ऐसे कुछ डाल दिया, तो अब उसमें से कौन सा जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है। अब ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता जो है पंचायती राज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे तारकुंडे कमिटी जो है वो किससे रिलेटेड है? समवेयर इलेक्टोरल रिफॉर्म वगैरह से रिलेटेड है। तो इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसी तरह से जो कमिटीज़ बनी हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अ, बात मेरी समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है? हाँ? तो देयर आर वेरियस कमिटीज एंड कमीशंस जो कि इलेक्टोरल सिस्टम को एग्जामिन करने के लिए, इस मशीनरी को देखने के लिए बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए गए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन द अमेंडमेंट ऑफ द इलेक्शन लॉज 1971-72 बनी है। तारकुंडे, ये कमिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। तारकुंडे कमिटी वाज अपॉइंटेड 1974 बाय जयप्रकाश नारायणन। जेपी, मैंने आप लोगों को बताया था कि जेपी मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा, सुना था मैंने, कई बार आपको जेपी मूवमेंट का नाम लिया है ना? लिया है ना? तो उसमें आप तारकुंडे कमिटी को जो अपॉइंट करने वाले 1974 के अंदर थे, जयप्रकाश नारायणन, जेपी थे। और टोटल रिवॉल्यूशन जो मैंने बताया था आपको कि इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है, जब टोटल रिवॉल्यूशन की बात आई थी, टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट, और उसमें जो है जेपी मूवमेंट भी कहते हैं उसको, 1975 में इमरजेंसी के खिलाफ, तो ये मूवमेंट के ऊपर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, किया है हमने, की है बात ना? तो आपको जो मैं कमिटीज बता रहा हूँ उनको याद रखेंगे। एक तारकुंडे कमेटी याद रखेंगे जो कि जयप्रकाश नारायणन ने अपॉइंट की थी टोटल रिवॉल्यूशन के टाइम पे। उसके अलावा दिनेश गोस्वामी, बहुत फेमस कमेटी है इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, दिनेश गोस्वामी की कमेटी बनाई गई थी। इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी 1990 में बनाई गई थी। वोहरा कमेटी बनाई गई बिटवीन क्राइम और पॉलिटिक्स के बीच में नेक्सस देखने के लिए 1993 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया इलेक्टोरल रिफॉर्म 1998 के अंदर। उसके बाद में आपका इंद्रजीत गुप्ता कमेटी है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के ऊपर, 1988 में बनाई गई है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट ऑन द रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज 1999 में आया है। और उसके बाद में नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000 से 2002 में बनाया गया। इसका मेन पर्पज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चल रहा है। ठीक है, इसको इसको हेड किया था एम एन वेंकटाचार्या ने।
ठीक है? तो इसको भी याद रखेंगे कि नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क कैसे काम कर रहा है इंडिया में, उसको रिव्यू करने के लिए कमिटी बनाई गई थी। नेशनल कमीशन फॉर इंडिया रिपोर्ट ऑन द प्रपोजल ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म 2004। उसका सेकंड एआरसी के बारे में मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ कि एथिक्स इन द गवर्नेंस, और इसके ऊपर बनाई गई है। तो इसके बाद में आपका तनख्वाह कमिटी है, और ऐसे कई सारी बहुत से जेएस वर्मा कमिटी, जेएस वर्मा जो है क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट के लिए 2013 में बनाई गई। लॉ कमीशन की 244th रिपोर्ट जो है वो इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 2014 में आई है। 2015 की लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट है इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर 2015 में। तो ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट, मतलब ये जरूरी नहीं कि सारी आप याद रखें, बट आपको ये जानना है कि भाई ऐसे जो कमिटीज वगैरह जो रिलेटेड है इलेक्टोरल रिफॉर्म की, उनका नाम कम से कम याद रखिएगा कि यार ये जो कमिटीज हैं ये तो मैंने कहाँ सुनी है, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के टाइम पे सुनी है। तो इस तरह से जब कभी वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि ये कमिटी किससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको आंसर देने में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है? उसके बाद में तो ये सारे यानी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बातें बड़ी सारी हुई हैं। अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग पॉइंट पे बातें हुई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म करने की, कि किस तरह से क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, और उसकी वजह से इन कमिटीज़ के रिकमेंडेशन पे, इन कमीशंस के रिकमेंडेशन पे, इन लॉ कमीशंस के रिकमेंडेशन पे जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म किया भी गया है। तो वो इलेक्टोरल रिफॉर्म कब हुए हैं, कैसे हुए हैं, उस पे हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो सबसे पहला जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म बिफोर 1996 है, फिर 1996 है, और उसके बाद में आफ्टर 1996 है, और 2010 है। आई होप कि यहाँ तक मेरी आवाज़ भी आ रही है, आपको बात भी क्लियर हुई है, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। क्या बात क्लियर है और आवाज़ आ रही है? अब क्या है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म बिफोर 1996, अब इसको अंडरलाइन करना शुरू करना है आपको यहाँ से कहानी, ठीक है ना? एक तो लॉरिंग द एज 61st कॉन्स्टिट्यूशन, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये बार-बार आएगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैंने बताया ना कि ये आएगा। तो लॉरिंग द एज ऑफ द एज, जो 21 साल से 18 साल जो एज किया था लोकसभा में इलेक्शन के लिए, मतलब जो है कि वोट देने के लिए, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला, तो वो आपका जो है सफरेज वाला, वो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे, जिसमें एज रिड्यूस की गई थी लोकसभा में एज वेल एज असेंबली इलेक्शंस के लिए वोट करने की। ठीक है, वो कितनी 18 साल कर दी गई थी। तो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 आप अंडरलाइन कर लीजिए और याद रखिएगा। ठीक है भाई? ओके। उसके अलावा डेपुटेशन टू द इलेक्शन कमीशन 1988 में ही ये हुआ। इन 88 में क्या हुआ कि अ प्रोविजन वाज मेड द ऑफिसर एंड द स्टाफ एंगेजिंग इन द प्रिपरेशन, रिवीजन और करेक्शन of the electoral roll of the elections are deemed to be that on the deputation to the election commission for the period of such employment. Such personnel during that period would be the under the control, superintendence, discipline of the election commission. देखिए बहुत सारे टीचर्स को आपको पता है, और बीडीओ जो होते हैं या बहुत सारे जो है पीओज होते हैं, जो टीचिंग मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट वगैरह है, उसके टीचर्स वगैरह को, उसके ऑफिसर्स को बहुत बार इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के अंडर में डेपुटेशन पे डाला जाता है। वो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कराते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, डायरेक्शन वगैरह। तो वो उस समय किसके कंट्रोल में होते हैं, किसके डायरेक्शन, सुपरिंटेंडेंस डिसिप्लिन डायरेक्शन के किसके अंडर में डाल दिए जाते हैं, 1988 में ये कहा किया गया है। वो इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन पे होते हैं। ठीक है? उसके अलावा जैसे इसमें प्रपोज़र होता है, जैसे जैसे कोई भी बंदा जब इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट करने जाता है ना, इलेक्शन में, तो उसमें एक वो होता है, उसको प्रपोज़र होता है, जो प्रपोज़ करता है उसको। तो एक होता है जैसे कभी, मतलब जैसे पार्लियामेंट में आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है प्रपोज़र और सेकेंडर, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने क्या नाम है, प्रपोज़र और सेकेंडर वाली बात पढ़ी है ना, कि पहले 20 प्रपोज़र थे, फिर बाद में बढ़ा दिए गए, याद है? तो वो वाला चीज़ है, तो इंक्रीज़ द नंबर ऑफ द प्रपोज़र, तो 1988 के अंदर नंबर ऑफ द इलेक्टोरल हू आर रिक्वायर्ड टू साइन एज़ अ प्रपोज़र इन द नॉमिनेशन पेपर ऑफ द इलेक्शन टू द Rajya Sabha, and the state legislature has been increased to 10% of the electoral electors of the constituency, or 10 such electors whichever is less. तो 10% और 10 इलेक्टर्स की बात की गई कि जो नॉमिनेशन पेपर पे एज अ प्रपोजर साइन करेंगे, ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाया जा सके राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। ये 1988 में किया गया। उसके बाद में आपको पता है, आप लोगों को ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ईवीएम कब आया है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम 1989 के अंदर, ठीक है, एक प्रोविजन बनाया गया कि जो है फैसिलिटेट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन
क्योंकि बहुत टाइम लगता था बैलेट पेपर से वोटिंग वगैरह करने में, बूथ कैप्चरिंग वगैरह हो जाती थी, बैलेट पेपर गायब हो जाते थे, वो सारी चीज़ें थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की गई, ईवीएम से इलेक्शन कराया जाए। ईवीएम जो है उसको फर्स्ट टाइम 1998 के अंदर यूज़ किया गया, यानी प्रपोज़ल 1999 में बना है, फिर 1998 के अंदर जाके उसको यूज़ किया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। सबसे पहले राजस्थान के अंदर इलेक्शन में कराया गया, फिर मध्य प्रदेश और दिल्ली में कराया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, ठीक है ना? और उसके बाद में ईवीएम को फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन के अंदर कब यूज़ किया गया? तो जनरल इलेक्शन यानी पहले पर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ पे यूज़ किया गया है, उसके बाद जनरल इलेक्शन में उसको यूज़ किया गया है, इलेक्शन को एंटायर स्टेट में जो है, वो गोवा में 1999 में यूज़ किया गया। तो ये फैक्चुअल बात है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, खासकर पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हो, तो उसमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहले ईवीएम फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन में कहाँ पे पूरे स्टेट में यूज़ हुआ है, तो वो गोवा में यूज़ हुआ है। उससे पहले भी यूज़ हुए हैं 98 में, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के अंदर। बात समझ में आ गई? देखो इलेक्शन कमीशन देखो उसमें क्या है सॉफ्टवेयर वगैरह कौन डाले, क्या डाले, लेकिन ईवीएम बनाने से मतलब नहीं है। मतलब है कि देखो वो तो एक बेसिक सी बात है कि भाई एक ईवीएम में क्या है वो इलेक्ट्रॉन रजिस्टर कोई भी बनाए, कोई भी कंपनी बनाए उससे का खास मतलब नहीं है क्योंकि उसको बनाने वाला चाहे टीसीएस हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई अमेरिकन कंपनी हो, चाइनीज़ कंपनी हो, ये मतलब मैटर नहीं करता। जैसे फ़ोन है, फ़ोन को आपने बना दिया, अब इस फ़ोन का यूज़ मैं कैसे करूँगा, इसमें क्या चीज़ देखूँगा, क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा, ये मेरे ऊपर है। मैं कंट्रोल मेरा क्या रहेगा, पैटर्न मैं खुद डिसाइड कर सकता हूँ। बैलेट पेपर तो उसमें क्या है भाई वो सिर्फ़ एक रजिस्ट्रेशन एक पंचिंग मशीन ही तो है कि उसको पंच किया गया। आपने पंच किया, उस पे हो गया कि भाई ये बंदा को इतने वोट पड़ गए। यानी एक तरह से जैसे कैलकुलेटर होता है, जैसे कोई एक वो होता है, वो एक छोटे-से डिवाइस ही है, उसमें कुछ नहीं है। ईवीएम का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, मतलब वो आपका पंचिंग का आपको वो दे रहा है, मतलब काउंटिंग दे रहा है कि भाई इतने लोगों ने इस बटन पे पंच किया, दैट्स इट, उसका रिकॉर्ड दे रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे मोबाइल और वगैरह चीज़ें हैं। तो इसमें ये है। अब इसमें एक बात ये होती है कि उसकी हैकिंग हो सकती है या नहीं, तो बड़े-बड़े डिवाइसेज़ की हैकिंग हो सकती है, तो फिर ईवीएम क्या चीज़ है। ईवीएम की भी हैकिंग हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और चाहे वो कंपनी हम इसकी कोई भी जो भी कंपनी बना रही हो या जिसको हम मतलब वो बना रही हो, उसकी के क्रेडिबिलिटी पे नहीं जाएँगे, हम क्रेडिबिलिटी पे जाएँगे कि भई इसको हैक करवाने के लिए मतलब जैसे क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसी गवर्नमेंट की तो यूनिट है नहीं, तो हम किसी न किसी से लेंगे सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप देख लीजिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं टीसीएस वगैरह वाले एसबीआई के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ ये बात, है ना? तो सॉफ्टवेयर जो है कोई कोई ना कोई दे रहा है, वो हैकेबल होता है, लेकिन मतलब मैं ये नहीं कह सकते आप कि वो हैक नहीं किया जा सकता। ये बात अगर कह रहे हो तो मतलब आप सच्चाई से मुँह मोड़ रहे हो। हैक हो सकता है, लेकिन बात ये है कि ईवीएम जो है वो क्या सुविधा दे रही है? यस दे रही है। अब यहाँ पे आपकी डेमोक्रेसी की कमी है, आपके करप्ट ऑफिसर्स की कमी है, आपकी जो है क्या नाम है, लोगों की कमी है कि वो जो है आपका ईवीएम उसको वो जो है हैक किया जा रहा है क्योंकि भई हैक हो जा रहा है। ये एक उसकी कमी है, किसकी? हमारी मतलब उसकी कमी है, ठीक है ना? तो डेमोक्रेसी की कमी है, ठीक है ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, ये सबसे पहले जो बनाया गया इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंडिया के अंदर, ये सबसे पहले 1989 के अंदर बनाया गया। ये मशीन जो है इंडिया के अंदर जो है ये स्टेट ओन्ड वो है लेकिन आप इसको देख लो, आपने पूछा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का लिमिटेड है, 1990 में वो बनाया गया। उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसने स्टार्ट किया है ईवीएम को बनाना सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर, वो स्टार्ट की है किसने? ईवीएम की भा ये क्या नाम है स्टेट ओन्ड है कौन? ये क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है? एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 1990 में, ठीक है? सबसे पहला ये है। उसके बाद में जो है इसमें और अगर प्राइवेट एंटिटीज़ को भी दिया जा रहा है तो उससे कोई मैं मतलब इस चीज़ को गलत नहीं समझता कि किसी को दे रहे हो आप, लेकिन मतलब बस ये है कि उसके वो हैक कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, कोई ना कोई जब ईवीएम हैक हो जाता जब वो क्या एटीएम हैक हो जाता है, सब कुछ हैक हो जाता है, तो कुछ भी हैक हो सकता है। बस मसला ये है कि हैक हमारे यहाँ जो मतलब हैकिंग वगैरह वाला है, हैक करवा कौन रहा है? जो हैक करवा रहा है, वो वाला मेन खेल है क्योंकि हैकिंग देखो ऐसे दुनिया में एक से एक बैठे हुए हैं, कोई ये कहे ना कि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ सेफ है, तो ऐसा कुछ सेफ नहीं है। मुझे पता है ऐसे-ऐसे लोग हैं और ऐसे-ऐसे मतलब बंदे बैठे हुए हैं, जो आपके अकाउंट से सारा पैसा 1 मिनट में आपको बिना ओटीपी लिए, बिना वो करे, वो सब गायब कर सकते हैं। ऐसे बहुत बड़े-बड़े हैकर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ मतलब बात कहना कि हैक नहीं हो सकता और ये क्रेडिबिलिटी वाले इंस्टीट्यूशन बनाएँ तो तभी ये होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
वैसे स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशन उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट इस पे कोई भरोसे वाली बात नहीं है। वो जो है ईवीएम में भी चेंज, मतलब बाद में भी जैसे उसको ऐसा भी किया जा सकता है, ईवीएम बदला भी जाता है, अब पहले से पंचिंग मशीन को उसमें डाला जाता है, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अब उसके बाद में बूथ कैप, उसके अलावा बूथ कैप्चरिंग देखिए, यह है 1989 के अंदर प्रोविजन वाज मेड फॉर द एडजर्नमेंट ऑफ द पोल और countermanding of the election in case of booth capturing. Both booth capturing include the seizure of the polling station, making polling officer surrender ballot paper or voting machine, taking possession of the polling station, and allowing only uh, one own supporter to exercise their franchise, threaten the preventing any electoral from going to the polling station, and seizure of the ऑफ द प्लेस बीइंग यूज्ड फॉर द वोटिंग। ये भी करा गया कि बूथ कैप्चरिंग अगर होती है तो फिर इलेक्शन एजेंट पोल एजेंट किया जाएगा। और बूथ कैप्चरिंग होती क्या, उसमें बता दिया गया कि भैया अगर आपने पोलिंग स्टेशन पे वोट नहीं डालने दिया, लोगों को बैलेट पेपर कैप्चर कर लिया, या सरेंडर करवा लिया, या वोटिंग मशीन सरेंडर करवा ली, या इसी तरीके से जो है आपने अपने ही सपोर्टर को वोट डालने दिया, बाकी लोगों को नहीं दिया, आपने इलेक्टर्स को धमकाया, या इस तरह से मतलब वोटिंग मशीन वोट नहीं डालने दिया, तो ये सब बूथ कैप्चरिंग में आएगा। और अगर आपने बूथ कैप्चरिंग की 1989 में कर दिया गया है तो इलेक्शन आपका वहां से एडजर्न हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अभी हम रिफॉर्म की सिर्फ बात कर रहे हैं कि कौन से टाइम पे कौन सा रिफॉर्म हुआ है। ठीक है भाई, आवाज आ रही है? उसके बाद में फिर आप देखें इलेक्ट्रॉल फोटो, ये कह रहे हैं ईपीआईसी। ईपीआईसी जो है इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी, ये यूज हुआ, ये भी मतलब 1993 में के आसपास आया, यानी 96 के पहले के रिफॉर्म है। ये पहली बार, जैसे फोटो आईडी कार्ड पहले नहीं आता था, पता है आपको इलेक्शन का, बाद में जो है फोटो आईडी कार्ड इशू हुआ है, तो ये जो है 1993 के अंदर सबसे पहले फोटो आईडी कार्ड इशू हुआ है। ठीक है, ओके। तो ये इसमें आपको फिर फोटो आईडी कार्ड देना इन्होंने सीख किया, उससे पहले फोटो आईडी कार्ड वाला कहानी नहीं थी। ठीक है, ईपीआईसी जो है ये आपका यानी कि आपका इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये जो आपकी अभी फोटो लगी हुई आईडी कार्ड आता है ना इलेक्शन वाला, आप लोगों के पास तो होगा ही, है ना, पता है ना, है तो ये वाला आईडी कार्ड पहले नहीं था, ये 1993 में आया। तो आपने 1994 से पहले के जो नजर डाल लीजिए, 1986 से पहले के, 1996 से पहले पहला रिफॉर्म 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1988 के अंदर। एज जो है कम की गई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखना है। बाकी डेपुटेशन पे डाले गए वो कोई ज़रूरत नहीं है, प्रपोजर नंबर बढ़ाए गए, इतने भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ईवीएम जो है सबसे पहले कब लाया गया, बस उसको याद रखेंगे कि ईवीएम जो है सबसे पहले जो पहला जनरल इलेक्शन कराया गया वो 1999 में गोवा में कराया गया, ये बात आप याद रखेंगे। और प्रपोजल जो दिया गया था 1989 में दिया गया था कि फैसिलिटेट किया जाए ईवीएम को। उसके बाद में बूथ कैप्चरिंग वाला जो कॉन्सेप्ट आया है कि एडजर्न हो जाएगा इलेक्शन, ये 1989 के अंदर बूथ कैप्चरिंग का आया है। और ईपीआईसी कार्ड जो है वोटिंग वाला, ये जो भी 18 साल के लोग हो गए थे 1993 में, वो 1 जनवरी को उन सबके लिए 18 साल तक जो हो गए थे उन सबके लिए क्या हो गया था, इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर होना, और उसके लिए फिर ये कर दिया गया था कि आपको क्या मिलेगा, एक क्या नाम है, फोटो आईडी कार्ड मिलेगा। तो ये सारे रिफॉर्म 1996 से पहले हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है, सारे पॉइंट हो गए। इंपॉर्टेंट जो बातें हैं बस वही है, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईपीआईसी देख लीजिए, और वो क्या नाम है, ईवीएम जो है 1999 में आया, बस इतनी बात इंपॉर्टेंट है, हो गया। फिर 1996 में देखिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म, 1990s में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आती है वीपी सिंह की, और वो फिर दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाती है। ठीक है, उस समय के लॉ मिनिस्टर होते हैं, और उनसे रिकमेंडेशन मांगती है कि क्या रिफॉर्म किया जानी चाहिए क्या नहीं। तो कुछ रिफॉर्म उसके बाद भी होते हैं। तो ये रिफॉर्म जो है 1996 वाले रिफॉर्म जो है उसमें देखिए इसमें लिस्टिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट कंटेस्टिंग इलेक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहले ये कैटेगरीज को नहीं था, अब 3 कैटेगरीज के मतलब उनको कैटेगरी दिया जाएगा, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी कैटेगरी डिसाइड की जाएगी कि कौन सी कैटेगरी के हैं। तो पहली कैटेगरी जो दी गई थी इसमें, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी दैट वाज, वो कैटेगरी क्या थी, वो कैटेगरी थी आपकी कैंडिडेट की, वो कैटेगरी, पहली कैटेगरी जो है वो है लिस्टिंग द नेम ऑफ द कैंडिडेट। कैंडिडेट का नाम वो होगा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, लिस्ट में सबसे पहला जो नाम होगा वो कौन होगा,
कैंडिडेट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी का कोई बंदा है तो उसका नाम आ गया कि ये भाई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल। दूसरा रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जैसे वो होती है ना कि रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी लेकिन वो अभी उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला। और आप लोगों को पता चल चुका है कि रिकॉग्निशन के लिए कुछ शर्तें होती हैं स्टेट में। रिकॉग्निशन के लिए वो परसेंटेज ऑफ वोटिंग वगैरह वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले लेक्चर में हो चुका है ना, वो 6% वगैरह वाला सिस्टम याद है? हाँ भाई, याद है? नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन के लिए कुछ शराइत मैंने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वो याद आ रहा है? हैं? ओके, तो यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी वो होगी जो उन दोनों में क्राइटेरिया में ना हो, ना स्टेट में रजिस्टर्ड हो मतलब रिकॉग्नाइज्ड हो, ना ही नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हो। गेटिंग? उसके बाद में अदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अच्छा अदर जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं। जैसे कहीं हो ना आपको किसी पार्टी ने सीट वो टिकट नहीं दिया तो आप इंडिपेंडेंट भी खड़े कर सकते हो। अगर आपका पॉपुलर बेस अच्छा है तो इंडिपेंडेंट तौर पे भी आप जीत सकते हो, अगर आपका आपके लोग वहाँ के पसंद करते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। देयर नेम इन द लिस्ट कंटेस्टिंग कैंडिडेट एंड इन द बैलेट पेपर हैज टू अपीयर सेपरेटली इन द अबव ऑर्डर एंड कैटेगरी दीज हैव टू बी अरेंज इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो बोला कि वो कैटेगरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाली जाएगी, कोई ऐसा नहीं कि किसी को प्रेफरेंस दिया के ऊपर डाला जाएगा। दूसरी चीज इसमें यह भी करी गई कि भाई ऐसा है कि जो कैंडिडेट है उसको स्पेसिफाई किया जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और ये रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है। उसके अलावा जो है ये भी करा गया डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इंसल्टिंग द नेशनल ऑनर एक्ट। ये लाया गया अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड फॉर द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, वो डिस्क्वालीफाई होगा 6 साल के लिए। 6 साल के लिए क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई होगा किसके लिए? पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर उसने नेशनल फ्लैग की इंसल्ट की है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी इंस्टीट्यूट क्या नाम इंसल्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और इसी तरह से नेशनल प्रिवेंट किसी को नेशनल एंथम गाने से रोका है। ये 3 ऑफेंसेस के लिए इन्होंने कर दिया कि नेशनल ऑनर ये है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इस एक्ट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा एक्ट है? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इसके तहत अगर किसी ने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीनों में से किसी का भी अगर वो किया तो 6 साल के लिए वो पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर से बाहर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन लड़ने से। गेटिंग? ओके, उसके बाद में यह है कि प्रोहिबिशन ऑन द सेल ऑफ लिकर। लिकर यहाँ पे ये कर दिया गया है कि भाई नो लिकर और एनी इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, आर टू बी सोल्ड गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इन द शॉप, ईटिंग प्लेस, और कहीं पे भी 48 घंटे, जहाँ पे पोलिंग एरिया के 48 घंटे के अंदर ये सारी चीजें नहीं बिकेंगी। अगर किसी ने बेचा तो 6 साल की सजा, 6 महीने की सजा और 2000 रुपए फाइन या दोनों लग सकते हैं। ठीक है ना? ओके, नंबर ऑफ प्रपोजल भी बढ़ाए गए। नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी सब्सक्राइब बाय द 10 रजिस्टर्ड वोटर। यहाँ पे करा गया कि अगर कोई बंदा पार्लियामेंट्री इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 10 रजिस्टर्ड वोटर उसके प्रपोजल के तौर पे आएंगे। इफ द कैंडिडेट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी उसको अगर नहीं वो करे, यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 10 बंदों को लाना पड़ेगा अपने सपोर्ट दिखाने के लिए। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी तो बात ही खत्म है, उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का बंदे को 10 प्रपोजल वगैरह की जरूरत नहीं, उनके पास दुनिया भर के वोटर है, तभी वो उसको क्या नाम है दिया है, इसलिए ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को हटाया जाए। अब एक बड़ा अच्छा और ये बड़ा इंटरेस्टिंग अमेंडमेंट हुआ था डेथ ऑफ कैंडिडेट के ऊपर। जरा इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग, मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट भी है। सुन रहे हैं भाई? आवाज आ रही है? अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रिफॉर्म की जरूरत क्यों हुई और क्यों, क्या ये जरूरी था रिफॉर्म, और क्या मतलब आपको आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। अर्लियर इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट बिफोर द एक्चुअल पोलिंग द इलेक्शन यूज टू, ठीक है, यूज टू बी काउंटर, ये क्या नाम है, काउंटर मैंडेट। Consequently, the election process had to start all over again in the concerned constituency। ठीक है, क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? But now the election would not be countermanded on the death of the contesting candidate before the actual polling. However, if the deceased candidate belonged to a recognized political party, the party concerned would have given an option to propose another candidate within 7 days। ये देखिए, पहले क्या होता था कि
अगर कैंडिडेट मर गया तो इलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, दोबारा से होगा। उसको मान दिया जाएगा कि काउंटर मैंडेट हो गया इलेक्शन, और अब जो है इलेक्शन जो है वो प्रोसेस उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा से इलेक्शन, ओवरऑल प्रोसीजर दोबारा होगा, दोबारा नॉमिनेशन होगा, सारी चीजें दोबारा होंगी, यानी वहां पे मतलब हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी है, भाई जाहिर सी बात है, इंडिपेंडेंट बंदा अगर डेथ कर गया तो उसमें तो आपको बात समझ में आती है कि उसका कोई मतलब खड़ा होना चाहे तो खड़ा हो जाएगा, नहीं तो कोई वो नहीं है। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का बंदा होता है तो उसको वह है कि वो दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहे तो उसको 7 दिन के अंदर वो खड़ा कर सकती है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, किसी और बंदे को उसकी जगह पे, यानी इलेक्शन का प्रोसेस पूरा दोबारा से शुरू नहीं होगा। अच्छा आप बताइए मुझे, क्या पहले वाला सही था कि अब वाला सही है, और क्यों है, क्या लगता है? थोड़ा इंटरेक्शन भी जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को फिर मतलब मजा नहीं आएगा। बताइए। पप्पू नाम था उनका, तो उनका मतलब वो चेयरमैन थे और उनका मर्डर हो गया था लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर। इस बार जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है तुलसीपुर, मतलब हमारे यहाँ पे है, वो बहुत फेमस भी हुआ था केस। तो उसमें उनका मर्डर कर दिया था उनके घर के सामने ही। तो जब उनका इस बार इलेक्शन हुआ तो उनका बेटा जो है, उनके बेटा यानी उनका ने रिप्रेजेंट किया उनको, उनकी वाइफ ने, और वो बहुत ओवरवेलमिंग वोट से जीते हैं इस बार, ठीक है। जबकि हर जगह मतलब बीजेपी जीती है हर उसमें, लेकिन वहाँ पे वो जीते हैं। तो इस तरह से मतलब यह है कि सिंपैथी लोगों की होती है। वो मतलब काम भी बहुत अच्छा कर रहे थे उनके फादर, बट फिर भी मतलब इस तरह से तो अगर डेथ, ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो सिंपैथी भी हो जाती है लोगों की। तो उसमें फिर आपका इंडिया में लोग जो हैं अभी भी दिल रखते हैं, हार्ट होता है उनका कि वो ऐसे मतलब किसी को सिंपैथी लोगों के लिए होती है, लोगों के दिलों में, ऐसे नहीं कि मतलब वो करते हैं। तो कि मतलब कोई मर गया उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अगर आपने किसी को मरवाया तो और इलेक्शन प्रोसेस होगा तो ज़ाहिर-सी बात है जो मरेगा उसके साथ सिंपैथी लोगों की रहेगी और उसके जीतने के चांसेस कहीं ज़्यादा हो जाएँगे। गेटिंग? उसके मतलब परिवार के, या उसके, या उस पॉलिटिकल पार्टी के। गेटिंग? समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे उसके बाद में टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन, यही सोच के ये कराया भी गया। टाइम लिमिट फॉर बाई इलेक्शन, नाउ बाई इलेक्शन आर टू बी हेल्ड विद इन द 6 month ऑफ द occurrence ऑफ द वैकेंसी इन एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, बट द कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल इन टू केसेस वह, देखो यहाँ पे यह है कि बाई इलेक्शन 6 महीने के अंदर कराने का है, वेयर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ द मेंबर हुज वैकेंसी इज टू बी फिल्ड इज लेस देन 1 year, when the election commission is consultation with the central government certified that it is difficult to hold by election within the set period। तो यहाँ पे यह है कि कोई भी इलेक्शन, मतलब अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो वहाँ पे बाई इलेक्शन करवाना पड़ता है। आपने सुना होगा बाई इलेक्शन होते हैं। तो बाई इलेक्शन जो होते हैं उपचुनाव, वो जो होते हैं मतलब बीच में कि भाई कोई सीट खाली रह गई तो वहाँ पे चुनाव हो, या किसी ने अपनी सीट छोड़ दी वहाँ पे जीते हुए कैंडिडेट ने, तो फिर वहाँ पे दोबारा से इलेक्शन छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो क्या नाम है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े थे, एक को छोड़ना पड़ा। तो इस तरह से अगर कुछ मतलब अगर आपको लगता है ऐसा कुछ होता है तो उस सिचुएशन में, लाइट चली गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ठीक है, तो पिटोगे ईशान अभी। तो वहां पे बाई इलेक्शन होंगे, और बाई इलेक्शन मतलब 6 महीने के अंदर करवाने हैं। लेकिन बाई इलेक्शन 6 महीने से ज्यादा भी टाइम ले सकता, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि 6 में बाई इलेक्शन करवाया ही जाए। उसकी वजह क्या है कि मतलब वो 2 सिचुएशन में नहीं कराया जाएगा 6 महीने। एक तो ये वजह हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि भाई बहुत डिफिकल्ट है यहाँ लाना, या 1 साल से कम टाइम बचा हो, पीरियड बचा हो तब, ठीक है, या किसी भी वजह से बाई इलेक्शन हो सकता है, सीट वैकेंट हो गई तो, ठीक है, तो वहां पे बाई इलेक्शन होता है। उसके बाद में आपका हॉलीडे टू द एम्प्लॉइज ऑन द पोलिंग डे, ये भी एकदम क्लियर कर दिया गया है कि जिस दिन जो है रजिस्टर्ड वोटर जो है किसी ट्रेड में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में कहीं पे भी अगर एम्प्लॉयड हैं तो उनको एक पेड हॉलीडे मिलेगा, पेड हॉलीडे मिलेगा, ठीक है, पोलिंग डे पे, यानी पैसा भी मिलेगा, और यानी जो जो डेली वेज वाले लेबरर हैं उन सबको भी, और वैसे भी पैसा भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगी उस दिन। और यहाँ पे अगर किसी ने ये इसका वायलेशन किया तो 500 रुपये उसको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर इसका वायलेशन किया, छुट्टी नहीं दिया या कुछ इस तरह से कुछ किया तो। और उसके अलावा फिर ये जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई कि कोई बंदा जो है 2 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे नहीं लड़ सकता है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ही लड़ सकता है। जैसे अ कैंडिडेट वुड नॉट एलिजिबल टू कंक्वेस्ट फ्रॉम मोर देन 2 पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ जनरल इलेक्शन और एट द बाई इलेक्शन विच आर हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो किसी में भी अगर इलेक्शन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं लड़ सकता, जैसे कि मोदी जी बनारस से भी लड़े थे और गुजरात में भी लड़े थे, अहमदाबाद से भी ना,
कहाँ से बड़ौदा से लड़े थे, अहमदाबाद से, तो मतलब वाराणसी से भी लड़े थे ना। तो इस तरह से जो है मतलब एक तो सेफ सीट से जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह होते हैं, एक बहुत सेफ सीट से लड़ते हैं और एक वैसे जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं। तो हाँ बेटा पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा से, हाँ रिया रिदा को आवाज़ आई, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा जो है ना, ठीक है, वो लड़ने मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये बात क्लियर हो गई है। सिमिलर रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड फॉर द बायनियल इलेक्शन और बाय इलेक्शन बाय द राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का और या स्टेट राज्यसभा का इलेक्शन भी हो रहा है तो वहां भी दो जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं लड़ सकते लोग, ठीक है ना, एक एक बंदा नहीं लड़ सकता। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ द आर्म, जो आर्म्स होते हैं, अगर मतलब इसमें जो पोलिंग स्टेशन होता है उसमें आर्म्स लेकर कोई भी बंदा नहीं घुस सकता है, अगर घुसता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, यानी उसमें अरेस्ट तुरंत किया जाएगा, ठीक है, 2 साल से और उससे ज़्यादा सजा दी जाएगी, कोई भी बंदा नहीं आ सकता है वहाँ पे वेपन वगैरह लेकर, ठीक है ना। वो लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जो है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या कोई पुलिस ऑफिसर है तो उसके लिए ये मतलब वो नहीं है, बाकी कोई लाएगा तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा, और उसमें वैसे तो पहले ही जब्त हो जाता है, जमा हो जाता है, अगर किसी पास लाइसेंसी रिवाल्वर है तो जमा हो जाएगा पहले ही, पोलिंग से पहले ही जमा हो जाता है वो थाने में, उसके बाद मिलता है आपको, यानी इलेक्शन टाइम पे नहीं, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है जब, तो आपका जो है वेपन वगैरह सब सील कर दिए जाते हैं जो लाइसेंसी होते हैं। लेकिन गैर लाइसेंसी भी लोग ला सकते हैं, तो अगर किसी ने लाया तो वो एक तो अवैध रूप से लाइसेंस रखने का, प्लस जो एक ऑफेंस ये बनता है कॉग्निजेबल ऑफेंस कि अगर आपने वहाँ पे गन के साथ एंटर हुई तो। इफेक्टिव कंपेनिंग पीरियड जो है पहले 20 दिन का पीरियड हुआ करता था, ठीक है ना, ध्यान रखिए। मिनिमम गैप बिटवीन द लास्ट डे फॉर द विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर एंड द पोलिंग डेट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 20 डेज टू 14 डेज, यानी जो कंपेन का जो डेट था, इफेक्टिव डेट जो था वो 14 दिन से 20 दिन पहले था, अभी 14 दिन कर दिया गया, यानी 2 हफ्ते आप कर सकते हैं। तो ये तो 1996 के रिफॉर्म्स हैं। अब आफ्टर 1996 के रिफॉर्म की बात आएगी। क्या 1996 के रिफॉर्म और 1996 से पहले वाले रिफॉर्म समझ में आ गए आप लोगों को? आ गए भाई? आसान आसान चीजें हैं यार, कोई थोड़ा चेंजेस हुए बस वही देखिए हैं। बेटा समझ में आया है? मॉर्निंग। इसके बाद देखें इलेक्टोरल रिफॉर्म आफ्टर 1996, ठीक है। Presidential and vice presidential election 1997. The number of electors and the proposer and the seconder for conquesting election to the office of the president, वो मैंने बता ही दिया था, 10 से 50, वाइस 5 से 20, वो आप लोगों ने देखा। उसके बाद में फिर वो जो डिपॉजिट भी इंक्रीज कर दिया गया था 2500 से 15,000, तो ये भी 1996 के बाद हुआ है। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि मतलब प्रपोजल भी बढ़ाए गए थे नंबर, और साथ साथ में डिपॉजिट भी बढ़ाया गया, तो ये भी आप पहले पढ़ चुके हो, तो ये समझ में आ ही गया होगा। उसके अलावा जो है इलेक्शन ड्यूटी पे जो रिक्विजिट स्टाफ है, तो उसमें LIC के स्टाफ, लोकल अथॉरिटीज़ के, नेशनल बैंक, नेशनलाइज बैंक के, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट, इन लोगों को भी इलेक्शन ड्यूटी पे जरूरत पड़ने पर डिप्लॉय किया जाएगा। 1998 में ये बात प्रोविजन भी बनाया गया, ठीक है ना, डिप्लॉय किया जाएगा इलेक्शन ड्यूटी पे। उसके बाद में वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, किसके थ्रू? वोटिंग थ्रू पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के थ्रू 1999 के अंदर वोटिंग की बात जो की गई थी। अब प्रोविजन वाज मेड फॉर द पोस्टिंग बाय द वेरियस क्लास ऑफ पर्सन थ्रू द पोस्टल बैलेट, पोस्टल बैलेट के थ्रू मतलब पोस्टल के थ्रू भी भेज सकते हो आप इलेक्शन को। एनी क्लास ऑफ पर्सन कैन बी नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन, कोई इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि ये बंदे अपना यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है अगर वहाँ पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वो पोस्टल बैलेट से भी अपना मत इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं। उसके अलावा 2003 के अंदर प्रॉक्सी वोटिंग वाला सिस्टम आया। प्रॉक्सी वोटिंग वाला सिस्टम क्या है? ये फैसिलिटी जो ऑप्ट की गई कि मतलब अगर जो फोर्सेज में बंदे हैं, आर्म फोर्सेज के बंदे हैं, तो वो तो अपने फ्रेंचाइजी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाते हैं। जैसे जहाँ पे वो रजिस्टर्ड वोटर हैं, वहाँ पे जहाँ से वो बिलोंग करते हैं आर्म फोर्सेज के बंदे, वो तो अपनी ड्यूटी पे हैं। तो जब ड्यूटी पे हैं तो कहाँ पे क्या नाम है वो कर पाएंगे, कैसे अपनी मतलब वो फ्रेंचाइजी वो कर पाएंगे, एक्सरसाइज कर पाएंगे। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि सच सर्विस वोटर्स who opted to vote through the proxy have to appoint a proxy, वो अपने प्रॉक्सी किसी को बना देते हैं, चाहे वाइफ को बना दें, किसी को बना दें, और वो उसको रिटर्निंग ऑफिसर के को इंटीमेट कर देते हैं कि भाई ये हमारा प्रॉक्सी वोटर है, ये हमारे लिए जाके वोटिंग करेगा, यानी अपने बिहाफ पर वोटिंग करेगा, साथ में हमारा भी वोट करेगा ये, क्योंकि हम ड्यूटी पे हैं। तो ऐसा भी आर्म फोर्सेस के लिए नियम भी बनाया गया 2003 के अंदर।
ठीक है। उसके अलावा डिक्लेरेशन ऑफ द क्रिमिनल एंटीसीडेंट एसेट बाय द कैंडिडेट 2003 में ये भी प्रोविजन लाया गया कि अगर जिन लोगों को जिन भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उन्होंने पहले क्राइम कर रखे हैं, जो भी जहाँ पे भी क्राइम उनका रजिस्टर्ड है, एफआईआर है इनके नाम पर, तो वो सब वो दिखाएंगे कि ये केसेस में मेरा नाम है, और साथ में ये भी दिखाएंगे कि कितना एसेट उनका है। तो ये प्रोविजन भी है ताकि लोगों को अपने वोट उसको इलेक्टोरल को जान सकें कि ये बंदा जो है, मतलब कैंडिडेट को जान सके कि ये बंदा हमारे इतने केसेस इसके ऊपर हैं, रेप के, मर्डर के और ऐसे ऐसे, इसको हम अपना वोट, कीमती वोट देने जा रहे हैं, इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक है, ओके। और उसके बाद प्रायर इसमें ये क्रिमिनल पास्ट उसका क्या है सब, प्रायर टू द 6 मंथ ऑफ द फाइलिंग नॉमिनेशन वेदर द कैंडिडेट इज एक्यूज्ड इन एनी पेंडिंग केसेस, उसमें पूरा उसको देना है कि कोई पेंडिंग केस उसके ऊपर है, कोई एक्यूज हुआ है, किसी में कन्विक्ट हुआ है, वो सारा उसको एसेट कितना है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, उसके स्पाउस के डिपेंडेंट की प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी लाइबिलिटीज क्या है, वो सारा उसको देना है। क्योंकि भाई आप जब आप उसकी एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या है, ये रिकॉर्ड सारा उसको एक एफिडेविट के थ्रू देना पड़ता है। अगर उसने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है इसके बारे में, ठीक है, तो वो पनिशेबल है, 6 मंथ और फाइन भी लग सकता है। यानी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो एफिडेविट पे कि नहीं, मतलब आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, आप बोल रहे हो मेरे पास तो 20,000 रुपए हैं केवल, तो आप फिर मतलब हो सकता है कि आपके ऊपर चार्जेस लग जाएं और 6 मंथ की जेल भी हो सकती है, फाइन भी हो सकता है आपको। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ भी की गई है। और ये बहुत ज़रूरी अमेंडमेंट था वैसे तो, कि आपने कैंडिडेट को तो आप जानो कि जिसको वोट करे उसके एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या है, पढ़ा लिखा है भी कि अनपढ़ है, ठीक है, उसकी डिग्रीज क्या है, वो सब चीज़ें, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, और साथ में जो है उसका पैसा उसके पास कितना है। पता चला अभी पैसा होता है 20,000, उसके बाद 20 करोड़ रुपए उसके पास इलेक्शन जीतते ही आ जाए तो कैसे आ गए, तो वो सारी चीज़ें भी तो पता होनी चाहिए। चेंज इन द राज्यसभा इलेक्शन 2003 के अंदर फॉलोइंग 2 चेंजेस वर इंट्रोड्यूस इन रिस्पेक्ट टू राज्यसभा। एक तो यह है कि डोमिसाइल, मैंने ये पहले भी आपको बता रखा है, डोमिसाइल और द रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैंडिडेट कंक्वेस्टिंग एन इलेक्शन टू द राज्यसभा वाज रिमूव। पहले ये था ना कि जिस स्टेट का है उसी स्टेट में राज्यसभा का इलेक्शन लड़ सकता है। कैंडिडेट हैड टू बी इलेक्टोरल इन द स्टेट वेयर इट वाज टू बी इलेक्टेड। नाउ कहीं का भी हो, ठीक है, अगर वो कहीं भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी कंट्री के किसी भी जगह पे अगर वो रजिस्टर्ड वोटर है तो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रजिस्टर्ड वोटर हो। ठीक है ना, समझ में आया कि या उस वहाँ पे स्टेट में, तो ये वाला हटा दिया गया है। इसमें है प्रायर क्या था, प्रायर टू दिस द कैंडिडेट हैड टू बी इलेक्टोरल इन द स्टेट, वो इलेक्टोरल होना चाहिए स्टेट के अंदर जहाँ से वो इलेक्ट हो रहा है राज्यसभा का। तो इसीलिए देखिए आप जो है मनमोहन सिंह जी जो है वो क्या कहाँ के, आसाम के कोई इलेक्टोरल तो थे नहीं, लेकिन राज्यसभा का सीट उन्होंने आसाम से ही जीता था आई थिंक, है ना। तो इस तरह से मतलब वो करते हैं। उसके अलावा आई थिंक आसाम से या मणिपुर से, कहाँ से जीते थे वो देख लीजिएगा आप लोग एक बार। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको चेक करें, लेकिन आप देख लीजिएगा। शायद आई थिंक मणिपुर की सीट जीते थे, आसाम की जीते थे, याद नहीं आ रहा मुझे। कहाँ के वो राज्यसभा के मेंबर बनाए गए थे, देखी कर लो यार, जब बता ही बोल ही दिया है। राज्यसभा के कहाँ के इसमें एग्जम्पशन ऑफ द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर एज पर द प्रोविजन ऑफ 2003 द ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द कंपेनिंग लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट। यानी कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर हो रहे हैं तो उसको इलेक्शन एक्सपेंडिचर में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ है। फ्री सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रल रोल, अब यहाँ पे 2003 में ये किया गया कि गवर्नमेंट जो है सप्लाई करेगी फ्री ऑफ कॉस्ट द कॉपीज ऑफ द इलेक्ट्रल रोल और जो भी मटेरियल वगैरह की रिक्वायरमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन। फर्दर द इलेक्शन कमीशन शुड सप्लाई स्पेसिफिक आइटम टू द वोटर्स इन द कंस्टिट्यूएंसी कंसर्न और द कैंडिडेट्स सेट बाय द रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। तो ये सारी चीज़ें जो है इलेक्शन कमीशन उनको देगा, ये भी है। ये भी बनाया गया 2003 में। पार्टीज एंटाइटल्ड टू एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ और रखा गया कि 2003 में यह क्या गया कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कंट्रीब्यूशन किसी भी बंदे से, कंपनी से ले सकती हैं अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ले सकती हैं। ठीक है, एंड दे हैव टू रिपोर्ट एनी कंट्रीब्यूशन द एक्सेस ऑफ 20,000 टू द इलेक्शन कमीशन। ले सकती हैं, लेकिन 20,000 से ज़्यादा अगर कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो उसको इलेक्शन कमीशन को उनको देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, फॉर मेकिंग एनी क्लेम दैट। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आप चंदा देते हो तो उसमें टैक्स आपको रिबेट मिलता है, क्योंकि इलेक्शन मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो प्राइवेट बंदे हैं वो चंदा वंदा अगर दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन इससे दो बातें निकल के आती हैं कि मतलब वो इसमें यह होता है कि भाई आप डेमोक्रेसी चाहते हो, इसलिए आप जो है चंदा दे रहे हो पॉलिटिकल पार्टीज को कि लड़े, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी को।
वो एक्सपेंसर करे, हम उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है, और इस तरह से आप टैक्स क्लेम भी कर सकते हो। लेकिन इसमें इसमें जो फंडिंग जो होती है, जो बिजनेस हाउसेस करते हैं, जो ये चीज़ होती है, इतनी इतनी बड़ी फंडिंग करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा मतलब देते हैं, और उसको फिर वसूलते भी हैं। जैसे वो पार्टी का अगर वो आ गई तो फिर उनका जो इतना चंदा या उनको इलेक्शन लड़वाते हैं, पूरी पार्टी को एकदम स्पॉन्सर करते हैं बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस, तो फिर अपने प्रोजेक्ट भी फाइनेंस करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का, ठीक है ना। एलोकेशन ऑफ द टाइम फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अच्छा 2003 के अंदर ये प्रोविजन आया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसमें टाइम अलॉट दिया जाएगा कि अपना अपना एजेंडा वगैरह रख सकें, सबको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह अपनी पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह बता सके, तो ये दिया जाएगा। उसके अलावा जो है ब्रेल्स, आपका पता है साइनिज फीचर वाली जो है वो ईवीएम लाने की बात लाई गई। उसमें क्या है कि जो अंधे लोग हैं वो भी वोट कर सकें इसमें, तो इसके लिए भी ये इंट्रोड्यूस किया गया अलग अलग जगहों पे। तो ब्रेल वाला इसमें साइन लाया गया ना। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, और इसमें ताकि विजुअली जो इम्पेयर्ड वोटर्स हैं, जिनको मतलब दिखाई नहीं देता, उन लोगों के लिए भी जो मतलब दिव्यांग, अब आप हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं ना, कि दिव्यांग लोग जो हैं उनका भी वो, और ये इसका बहुत ध्यान रखा गया है, खासकर जो ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों का बहुत ख्याल रखा जाता है। खासकर दिल्ली में आपने देखा होगा कि जब रोड पे वो ऐसे बना होता है ना, जो एक उभरा उभरा सा पीला पीला टाइप का वो बना होता है, डॉट डॉट से बने होते हैं, ब्रेल टाइप के, जमीन पे चलते हुए आपने देखा होगा, कहीं फुटपाथ पे देखा होगा ना, देखा है, आपके स्कूल आपके जामिया में बने होंगे, बने हैं ना, तो वो उन्हीं लोगों के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए बने हैं, ठीक है। तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है कि वो लोग भी मतलब अपना उसको कर सके, ब्रेल वाला सिस्टम। उसके अलावा तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आ गई भाई बात समझ में? बोल भी दो। अच्छा, और थोड़ा क्योंकि लेट हो चुके हैं हम लोग, तो थोड़ा मैं स्पीड में भी जा रहा हूँ, वो थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें, पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यह है कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, यह पता होना चाहिए कि कब ये आया हुआ है, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से में आगे, मतलब 1996 और उसके बाद वाली चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म सिंस 2010 की बात है। इसमें जो है एग्जिट पोल वाली मैंने आपको बताया था रिस्ट्रिक्शन, बातें आप लोगों को सारी पता है, बट अब कब आया है उसका थोड़ा सा आप देख ले रहे हैं बस। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि एग्जिट पोल आप जो है बिफोर पोलिंग वगैरह नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। एग्जिट पोल जो पब्लिश करेंगे, जो भी कुछ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, वो आफ्टर पोलिंग करेंगे, ठीक है। उसमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन डिसाइड किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आर 2009 प्रोविजन, conducting exit poll and publishing result of the exit poll would be prohibited during the election to the Lok Sabha and state legislative assembly. Thus, no person shall conduct any exit poll or publicize by means of print or electronic media or disseminate in any other manner the result of any exit poll during the period notified by the election commission in this regard. Further, any person who contravene this provision shall be punishable with the imprisonment of 2 year or fine or both. Exit poll के मतलब is an opinion survey, आपको पता है, और regarding how voters are have voted to an इलेक्शन। तो आप पता चला पहले ही आपने एग्जिट पोल बना दिया और आपने दिखा दिया कि लोगों का ओपिनियन तो ये है भैया कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, तो पता चले लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो ठीक चल रहा है, एग्जिट पोल में तो ये आ ही रहा है, तो हम इसी को वोट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, एक लोगों को साइकोलॉजी के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी। इसलिए एग्जिट पोल बिफोर इलेक्शन नहीं किया जाएगा। जब आप इलेक्शन हो चुका, वोटिंग हो चुकी, उसके बाद आप दिखा सकते हैं कि लोगों ने कितना वोट दिया, उससे पहले नहीं। Time limit for submitting the case for disqualification 2009, a provision was made in 2009, क्या लिखा गया, for the simplification of the procedure for disqualification of a person found guilty of the corrupt practices, it provide for a 3-month time period within which the specified authority will have to submit the case of a person found guilty of the corrupt practices to the president for determining the position of disqualification. अगर कोई बंदा करप्ट प्रैक्टिस करके, करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, रिलीजियस सेंटीमेंट भड़का के लोगों को इधर उधर करके और किसी तरह से वो जीता है, अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत सेक्शन 123 के तहत ये बताया हुआ है कि क्या करप्ट प्रैक्टिस होती हैं, और वो करप्ट प्रैक्टिस में अगर जैसे रिलीजियस सेंटीमेंट किसी के भड़काना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आती हैं। और करप्ट प्रैक्टिस अगर किसी ने की है और किसी को भड़का वड़का के किसी तरह से अगर जीता है, तो उसका 3 महीने के अंदर अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी कि वेदर करप्ट प्रैक्टिस हुई थी या नहीं, और प्रेसिडेंट को वो पूरा अपना मतलब देंगे कि उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए या ना किया जाए, मतलब वो अपना रिपोर्ट देंगे। ऑल ऑफिशियल
इंक्लूडिंग द ऑल ऑफिशियल इंक्लूडेड इन द करप्ट प्रैक्टिस इन 2009। तो क्या कहा गया है, अ प्रोविजन वाज मेड बाय इंक्लूजन ऑल द ऑफिशियल्स व्हिच वेदर इन द गवर्नमेंट सर्विसेज और नॉट अपॉइंटेड or deputed by the election commission in connection with the conduct of election within the scope of corrupt practice of obtaining any assistance by the candidate for the furtherance of the prospect in this election। अब इसमें यह भी हो सकता है किसी ऑफिसर से अगर किसी कैंडिडेट ने मदद ली है किसी भी तरीके की, तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आता है। किसी तरह का फर्दरेंस, किसी तरह का मतलब फेवर लिया है तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आएगा और उसमें भी इलेक्शन आपका जो है वो सेट असाइड किया जा सकता है। उसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट इंक्रीज की गई 2009 में। जो अमाउंट था सिक्योरिटी डिपॉजिट का, आपको पता है एक जमानत जमा की जाती है, तो वो कैंडिडेट जो है जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोकसभा के, उनका 10,000 से 25,000 करा गया जनरल इलेक्शन में, और 5,000 जनरल कैंडिडेट का, और SC ST का जो है 5,000 से 12,500 किया गया, ये भी बढ़ाया गया। और उसके अलावा जो है जो स्टेट असेंबली में लड़ रहे थे होते हैं उनका 5,000 से 10,000 किया गया, और जनरल कैंडिडेट का 2,500 से 5,000 किया गया SC ST का। ठीक है ना, तो ये बात समझिएगा। और उसके अलावा जो है मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट को बढ़ाया गया ताकि जो मतलब सीरियस नहीं है, जिनको लगता है कि मतलब फालतू में एक इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो नहीं खड़े होंगे। ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन इतना पैसा जो पॉलिटिक्स में जा रहा है उसके लिए इतना पैसा क्या है, कुछ नहीं ना। अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट 2019 के उसमें वो 2009 में ये किया गया कि प्रोविजन वाज मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अपीलेट अथॉरिटी विद इन द डिस्ट्रिक्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द इलेक्टोरल रजिस्टर officer instead of chief electoral officer of the state. Thus, appeal against any order of the electoral registration officer of the constituency during the continuation updation of the electoral roll will now be lied with the district magistrate or additional district magistrate or executive magistrate or district collector or any officer of equivalent। यानी कि अगर आपका मतलब जो इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर है वहाँ पे आपका कोई मतलब डिस्क्रिपेंसी पाई जा रही है, इलेक्टोरल रोल सही से नहीं बना रहा, कोई और दिक्कत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, यानी कि आपको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। डीएम वगैरह होते हैं, डीएम या एडिशनल डीएम, एडीएम है या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या ये लोग जो है तो इन लोगों के पास भी आप शिकायत कर सकते हो। तो एक ये हो गया। उसके अलावा वोटिंग राइट ऑफ अ सिटीजन लिविंग अब्रॉड, अच्छा तो जो अब्रॉड में रह रहा है उसको भी वोटिंग राइट देने की बात की गई, और इसके लिए हर सिटीजन ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है तो उसको भी इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड करने की बात की गई। और उसमें भी एक प्रोविजन लाया गया कि जो इंडिया से बाहर रह रहा है किसी भी रीजन से, अकॉर्डिंग क्योंकि whose name is not included in the electoral roll, who has not acquired the citizenship of India, who is absent from the place of ordinary residence of India owing the employment of education or outside this, shall be entitled to have his name registered in the electoral roll for the parliamentary constituency। किसी भी वजह से अगर कोई बंदा बाहर है, उसका नाम नहीं मेंशन है, तो फिर उसको जो है वो इलेक्टोरल, उसको भी अपना मतलब जिस लोकेशन का, जिस पासपोर्ट का लोकेशन जहाँ का है उसका, वहाँ पे उसको एज ए वोटर रजिस्टर होने का पूरा अधिकार है। ऑनलाइन एनरोलमेंट भी हो सकता है इलेक्टोरल रोल में। 2013 से ये किया गया कि आप जो है इलेक्टोरल रोल के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन भी आपका हो जाएगा काम। ठीक है ना। उसके अलावा नोटा वाला ऑप्शन आया, नोटा मतलब नन ऑफ द, आपकी ईवीएम नोटा ऑप्शन रहा है, जो कि आप क्या करते हैं कि भाई मुझे 2013 के इलेक्शन में ये हो गया कि मुझे इनमें से कोई कैंडिडेट पसंद ही नहीं है, तो मैं अपना ओपिनियन, वैसे नोटा दबाने से मतलब बस ये होता है कि मुझे तो कोई भी पसंद नहीं, ओपिनियन जाता है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता, वोट बेकार हो जाता है। तो नोटा दबा देने का मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है, ये फालतू में खड़े हुए हैं, तो न्यूट्रल एक तरह से वो हो जाता है। अब आप इस तरह से अगर क्लियरेंस दिखा भी रहे हो, ईवीएम नोटा भी बहुत लोग दबा देते हैं, पता है आपको, बहुत लोग दबाते हैं, जाके नोटा दबा के आते हैं कि इनमें से कोई पसंद नहीं है। वो एक डिसेंट दिखाने वाला है कि इनमें से आप में से मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को और सबको एक मैसेज देना है कि आपने कोई भी सूटेबल कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। ठीक है, आप हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि नोटा बहुत ज़्यादा वोट पड़ जाते हैं कहीं। ठीक है, उसके अलावा वीवीपीटी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि जब ये हुआ कि ईवीएम गलत हो रहा है, हैक हो रहा है, तो एक बैलेट वो भी लाया गया कि आपका जो एक सील बॉक्स लाया गया उसको वीवीपीटी कहा जाता है, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। इसमें क्या होता है कि अगर कहीं पे आपको ऑडिट करवाना है तो आप फिर उसे बैलेट पे मतलब आपकी एक पर्ची निकलेगी और वो उसमें डिब्बे में गिर जाएगी और आपको फ्यू सेकंड के लिए वो दिखाई देगी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए दिखाई देगी कि ये मैंने किसको वोट किया, और वो फिर बैलेट एक पेपर बॉक्स में गिर जाएगी। और फर्दर आप ईवीएम के कितने वोट हैं और वीवीपीटी में कितने वोट हैं उसको आप मैच भी करवा सकते हो। अगर कहीं पे कोई आपको लग रहा है कि क्या नाम है कोई हुई है तो उसको फिर ऑर्डर होता है और उसको मैच भी करवाया जाता है। ठीक है, तो पर्सन जो जेल में है या पुलिस कस्टडी में है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो पटना हाई कोर्ट डिक्लेयरिंग दैट अ पर्सन who has no right to vote by a person for being in jail or in police custody is not an elector and is therefore not
qualified to contest the election in the to the parliament or state legislature. In order to negate this order of Supreme Court, the following two provision has been included in the Representation of People Act. क्या हुआ? फर्स्ट प्रोविजन यह है, expressly provide that by the reason of prohibition to the vote either due to in jail in the or in the police custody, a person whose name has been entered in the electoral shall not cease to be an elector. पहली बात. Second provision expressly provide that the member of parliament or state legislature shall be disqualified only if he is so disqualified under the provision contained in the act and non any other ground. इसमें यह है कि भाई आपने किसी को अरेस्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वो इलेक्टोरल नहीं रह गया, आपने कुछ देर के लिए अरेस्ट कर लिया और आपको मतलब कोई एमपी या एमएलए है उसको आपने अरेस्ट कर लिया या कुछ भी इस तरह से, तो उसको आप मान जाएगा कि आपने अरेस्ट कर लिया या आपने जेल में डाल दिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया. हाँ, कोई बंदा इसमें दे रखा है ना कि अगर कोई बंदा 2 साल से ज्यादा के लिए क्या नाम है उसमें चला जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो फिर वो उसको अधिकार छीन लिया जाता है उसका. लेकिन उससे पहले आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला है, इस तरह से कुछ करा हुआ है, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्टोरल नहीं है. हाँ, वो जेल में है, किसी वजह से वो इलेक्शन में वोटिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्टोरल में नहीं है या वो एमपी या एमएलए नहीं रह जाएगा. वो तब नहीं रह जाएगा जब वो 2 साल के लिए वो कन्विक्ट हो जाए. ठीक है, ऐसा जो प्रोविजन है उसी के हिसाब से, तो यानी जो कानून के हिसाब से वही होगा, आप अपनी तरफ से डिस्क्वालिफिकेशन ऐसे नहीं कर सकते हैं. इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द कन्विक्टेड एमपी और एमएलए, ये भी आया है 2013 में. 2013 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि चार्जशीट जो है एमपी और एमएलए की अगर डाल दी गई है ऑन द कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड. जैसे वो कन्विक्शन होगा, ठीक है ना, विदाउट बीइंग 3 मंथ टाइम ऑफ अपील. मतलब यहाँ पे ये कर दिया गया है कि the Supreme Court held that the charge-seated member of parliament or MLA on conviction for offence will be immediately disqualified for holding membership of the house without being given 3 month time for appeal and was the case before. जैसे पहले था कि आप 3 महीने, अभी आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, पहले आप अपील कर लो और अपील में फिर वो मुकदमा चलता रहता है. लेकिन अगर आपको कन्विक्ट कर लिया है तो आप इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे. अब ये कर दिया गया. The concerned bench of the court struck down the as unconstitutional section 8(4) of the Representation of People Act 1951 that allow convict lawmaker a 3-month period for filing appeal to the higher court and to get stay of the conviction and the sentences. The bench, however, made it clear that the ruling will be prospective and those who had already filed appeal in the various high court or the Supreme Court against their conviction would be exempted from it. अब यहाँ पे 2013 में इन्होंने ये प्रोविजन बना दिया कि भाई अब जो है आप जैसे ही कोई कन्विक्ट होगा वैसे ही कन्विक्ट जैसे ही हुआ वैसे ही उसकी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. उसके लिए 3 महीने वाली जो अपील वाला कहानी है उसको उन्होंने स्ट्रक डाउन कर दिया कि 3 महीना मतलब उनको टाइम दिया जाता था कि आप हाई कोर्ट में अपील कर लो और अगर अपील करने पे गवर्नमेंट कहती थी नहीं ठीक है आप एमपी रहोगे तो आप एमपी रहोगे. लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि आगे के केसेस के लिए है. ये जो पहले से ऑलरेडी लोग अपील कर चुके हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा. ठीक है ना. ओके, तो यहाँ पे ये बात हो गई. उसके अलावा बेंच सेड, ठीक है, बेंच सेड the reading of two provision in article 102 and 191 the constitution would make it abundantly clear that the parliament is to make one law for a person to be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament or legislative assembly or legislative council of the state. Parliament does not have the power under article 102 and 191 of the constitution to make different laws for a person to be disqualified for being chosen as a member and for the person to be disqualified for continuing as a member of parliament of the state legislature. ये बेंच ने अपना मतलब आर्ग्यूमेंट करते हुए ये सेंटेंस कहे थे. ठीक है, कि क्या मतलब ये वाले सेंटेंसेस उसने कहे. इसके अलावा बेंच ने क्या कहा कि सेक्शन 8(4) of the act that carve out serving in the case of sitting member of the parliament or state legislature from the disqualification under the act or which differ the date on which the disqualification will take effect in case of sitting MPs and the state legislature beyond the power conferred the parliament by the constitution. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए ये बात कही है कि हमारा जो ओपिनियन है वो ये है कि भाई हम जो कोई अगर कन्विक्ट हो जाता है और कन्विक्ट होने के बाद में उसको आप जो है चांस देते हो कि वो मतलब बनता रहे, वो उसमें पार्टिसिपेट करता रहे इलेक्शन के अंदर. ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि अगर वो मतलब वो सिटिंग एमपी रहे तो ऐसे तो कन्विक्ट होता रहेंगे, अपील करते रहेंगे, किसी को कोई डर पैदा ही नहीं होगा और ऐसे क्रिमिनल जो है इस सिस्टम में आते रहेंगे. तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये बात कही थी. ठीक है ना. तो in order to nullify the above ruling of the Supreme Court, the Representation of People Act
यहाँ पे भी देखो ये सारी बातें उन्होंने करी, ठीक है। इसको नलीफाई करने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के खिलाफ थी ये कि भाई आप जैसे कन्विक्ट होंगे वैसे ही आपको जो है कन्विक्ट करने के बाद में आपको क्या करा जाएगा कि तुरंत आप एमपी और एमएलए नहीं रह जाएंगे। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया 2013 के अंदर, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल एक्ट के तहत, बट बाद में इसको विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है। तो मतलब ये रखा कि ठीक है, मतलब हम क्रिमिनल को, ये जब बात आने लगी कि आप क्रिमिनल को चाहते हैं कि वो लोग बैठे सीट पे आके एमपी और एमएलए की, तो फिर इन्होंने ये बात इसको हटा भी लिया, बिल को विड्रॉ भी कर लिया, ठीक है ना। इसमें सारा रूलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मतलब, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने बातें एकदम क्लियर कर दी हैं। बातें वही हैं कि मतलब जो है इनको ये जो बात है कि आप उनको बार बार चांस दे रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बाकी इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात है, तो यहाँ पे सीलिंग लगा दी गई है 2014 के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि मैक्सिमम, थोड़ा सा रेज किया गया है सीलिंग को, थोड़ा सा रेज भी किया कि इंक्रीज किया एक्सपेंडिचर को, कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन द इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय द कैंडिडेट फॉर अ लोकसभा सिटिंग इज बिगर इन द बिगर स्टेट इज 70 लाख, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी के अंदर 54 लाख कर दिया गया है। जो पहले जो है वो 40 लाख था स्टेट के लिए, और छोटे स्टेट के लिए 16 लाख था, ठीक है, 16 से 40 लाख था। लेकिन अब जो है इसको 54 लाख कर दिया यूनियन टेरिटरीज वगैरह के लिए, छोटे स्टेट्स के लिए, और जो है बड़े स्टेट्स के लिए 70 लाख कर दिया गया है। सिमिलरली द लिमिट ऑफ असेंबली सीट फॉर द बिगर स्टेट इज इंक्रीज बाय 28 लाख, और जो है इसके अलावा 20 लाख कर दिया गया है यूनियन टेरिटरीज वगैरह के लिए। आप सोचिए कि आपको लगता है ये 20 लाख में इलेक्शन लड़ लेते होंगे? करोड़ों, कई करोड़ रुपए लगते हैं इलेक्शन लड़ने में। यहाँ तक कि तो बहुत जगह तो सीट बिकती है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को ही करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, कई करोड़ का चंदा देना पड़ता है, तब जाके वो सीट मिलती है आपको, समझ रहे हो ना। मतलब आपको सीट में टिकट मिलता है उससे लड़ने का, उस पार्टी से। तो ये तो जो बात है, ये जो 28 लाख और 30 लाख, ये सब जो है फालतू बकवास बात है। कई करोड़ खर्च होते हैं सिर्फ यहाँ प्रधानी के इलेक्शन में, लोग 50-50 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और एमपी और एमएलए के इलेक्शन की तो बात ही छोड़ो, ठीक है ना। फोटो ऑफ द, अब उसके अलावा फोटो ऑफ द कैंडिडेट इन द ईवीएम एंड द बैलेट पेपर, ये भी 2015 में आया अकॉर्डिंग टू, इसमें इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया कि इलेक्शन बीइंग हेल्ड आफ्टर May 2015, the ballot paper and EVM will carry the picture of the candidate with his or her name and the party symbol to avoid the confusion among the electors। तो वहाँ पे फोटो और वो भी रहेगा, ठीक है, सिंबल वगैरह भी रहेगा, ये भी चीज़ें शुरू की गई, ठीक है ना। तो ये सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, और आपको इतने मतलब समझ में आ गया होगा ये क्या क्या रिफॉर्म 2010 के बाद हुए हैं। बात समझ में आई? ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो रिफॉर्म है वो 1996, उससे पहले और उसके बाद के रिफॉर्म्स की हमने बात कर ली। 1996 से पहले, 1996 में और 1996 के बाद। ये इसमें से बातें, इंपॉर्टेंट बातें यही हैं कि भाई मतलब बातें आपको सारी पता है। आज को जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कोई ऐसा नहीं है जो आपको पता नहीं है, बट ये है कि कब वो बात आई, कब वो कौन सा प्रोविजन आया, कौन से ईयर में आया, या कब उसके बारे में क्या चीज़ हुई, वो थोड़ा डिस्कशन का था कि भाई 1996 से पहले का रिफॉर्म है ये, 1996 का है, या उसके बाद का, या 2010 के बाद का है। तो ये रिफॉर्म को थोड़ा दिमाग में रखने का था कि ये रिफॉर्म बाद में आए हैं या पहले आए हैं, बस इतना आपको करना था। बात यहीं तक, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है तो ठीक है। आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम नहीं कर रहे, कल करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ, और बाकी कल करेंगे, क्योंकि अब इतना बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इसमें क्योंकि बहुत प्रोविजंस थे, हमने एक एक चीज़ को, मैंने कहा कि थोड़ा सा आप देख लें, एक बार आप रीडिंग लगाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो है इसको एड्रेस कर लिया सारा। तो जितना भी 1996 से पहले, बाद में और 2010 के बाद रिफॉर्म है वो इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, दैट वी हैव डन। इसके बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ है। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पार्टी को कोई धोखा ना दे, आयाराम गयाराम वाली कहानी ना हो, इसके लिए रखा गया है। तो हम लोग उसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे कल के लेक्चर में। हार्डली कल का लेक्चर लगेगा एक ये है, और प्रेशर ग्रुप छोटा सा, वो उसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद में फिर आपका नेशनल इंटीग्रेशन एंड वो, ठीक है। हार्डली 1 और 2 लेक्चर, बस एक लेक्चर कल के लेक्चर में नहीं खत्म करूंगा, परसों करूंगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई? रेदा, ठीक रहेगा? आज इतना काफ़ी है ना?